हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये है हेमलॉक, दुनिया का सबसे जहरीला पौधा। ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों में पाया जाता है। हेमलॉक एक ऐसा जहर है जिस पे बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होती है। पहले पैरों पर इसका असर होता है, फिर धीरे धीरे इसका असर बॉडी में ऊपर की तरफ पड़ता है और फिर जब जहर दिल तक पहुंचता है तो इंसान की मौत हो जाती है। एंशिएंट ग्रीस में प्रिजनर्स को मौत की सजा देने के लिए इसी पौधे से निकाले हुए रस का इस्तेमाल किया जाता था। और हिस्ट्री में सबसे रेनाउंड प्रिजनर जिसकी मौत ने हेमलॉक को भी फेमस कर दिया वो है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस वेस्टर्न फिलॉसफी के फाउंडर कहे जाते हैं। उन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं। सोक्रेटिस इतने बड़े फिलॉसफर बने कैसे और क्यों? फ्यूचर बताने वाली एक औरत ने कहा था कि वो एथेंस के वाइजेस्ट मैन हैं। इस पर हमने पिछले वीडियो में बात की है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन जिस एथेंस को सोक्रेटिस ने सोचना सिखाया, सवाल करना सिखाया, एथेंस की डेमोक्रेसी के लिए वही सोक्रेटिस एक थ्रेट बन गए थे। इसलिए 399 बीसी में 70 साल के सोक्रेटिस को मौत की सजा सुनाई गई। सोर्सेस के अकॉर्डिंग जब जेलर ने सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया तो वो सोक्रेटिस की कामनेस देखकर खुद रो पड़ा। सोक्रेटिस ने बहुत आराम से जहर का प्याला अपने हाथों में लिया और बिना कुछ कहे उसे पीकर। जैसे ही सोक्रेटिस ने जहर पिया, उनके आसपास मौजूद लोग, उनके स्टूडेंट्स रोने लगे। सोक्रेटिस ने उन्हें भी समझाया कि रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भले ही ना रहे लेकिन उनके थॉट्स हमेशा रहेंगे। लेकिन सोक्रेटिस को जहर दिया क्यों गया, उन पर क्या इल्जाम लगे और सोक्रेटिस ने अपने बचाव में क्या कहा, आज बात इसी पर। आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि सोक्रेटिक मेथड क्या है, क्योंकि यही सोक्रेटिस के मुजरिम होने की सबसे बड़ी वजह थी। दरअसल सोक्रेटिस कभी पढ़ाते नहीं थे, ना ही वो ज्ञान देते थे। वो हमेशा लोगों से सवाल पूछते थे और बोलते थे कि इन सवालों का जवाब वो खुद लेकर आए। क्वेश्चनिंग के इसी प्रोसेस को सोक्रेटिक मेथड कहा गया। सोक्रेटिक को एथिक्स के फील्ड में भी बेहद इंपॉर्टेंट माना गया। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सिगरेट या शराब पीने वाला कोई इंसान या फिर अनहेल्दी फूड खाने वाले शख्स को भी ये पता होता है कि सिगरेट, शराब या फिर फास्ट फूड से क्या नुकसान है, लेकिन फिर भी वो ये सब करते हैं। अब इसका जवाब अक्सर दिया जाता है कि ऐसे लोगों में विल पावर की कमी होती है। मतलब सब कुछ जानने और समझने के बाद भी वो विल पावर कमजोर होने की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर सोक्रेट के डिफरेंट थॉट थे। सोक्रेट का कहना था कि ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें आर्ट ऑफ मेजरमेंट यानी कैलकुलेशन करनी नहीं आती है। अभी कैलकुलेशन क्या है? दरअसल सोक्रेट का कहना था कि हर इंसान लगभग ये जानता है कि किस चीज़ से उसे कितना नुकसान या खतरा हो सकता है, लेकिन उस चीज़ से मिलने वाला फ़ायदा, यानी जैसे सिगरेट, शराब से मिलने वाला नशा या फास्ट फूड का टेस्ट उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए वो इन सब को नहीं छोड़ पाता है। यहाँ पर सोक्रेटिस का कहना था कि अगर आपको आर्ट ऑफ मेजरमेंट आती है, यानी अगर आप सही कैलकुलेट करना जानते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि फायदे से ज्यादा नुकसान कहां पर है और तभी आप सही कदम उठा पाएंगे। लेकिन इन सब बातों के बाद भी सोक्रेटिस को जहर क्यों दिया गया था और उन पर इल्जाम क्या लगे थे, इसे समझने के लिए हमें कुछ इंसिडेंट्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जानना होगा। जैसे सबसे पहले जानते हैं पेलोपोनेशियन वॉर के बारे में। दरअसल ग्रीक हिस्ट्री में पेलोपोनेशियन वॉर एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड है। ये वॉर हुई थी 431 बीसी से 405 बीसी तक। ग्रीक के उस वक्त की दो लीडिंग सिटी या स्टेट्स थे, एथेंस और स्पार्टा। अगर आपने 300 स्पार्टन्स मूवी देखी है तो ये वही स्पार्टन्स थे। ये अपनी वॉर स्किल्स, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। इसी वॉर में सोक्रेटिस को भी कई बार भेजा गया। सोक्रेटिस ने सोल्जर के तौर पर इस वॉर के दौरान हुई कई बैटल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सोक्रेटिस के फिजिकल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स देखकर कई बार मिलिट्री जनरल्स भी सोक्रेटिस से सलाह लेते थे कि सोल्जर्स की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, लड़ने के लिए क्या टैक्टिक या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन लगभग 30 सालों तक चली इस वॉर में एथेनियंस को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी और ये वही वक्त था जब कहा गया कि इस वॉर के बाद एंशिएंट ग्रीस की गोल्डन एज भी खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं सालों तक चली इस वॉर से अब एथेंस के लोग परेशान हो चुके थे, वो अपनी गवर्नमेंट में यकीन खो चुके थे। तो अब किसी पर तो इस वॉर में हुए भारी नुकसान की जिम्मेदारी डालनी थी, तो चुना गया सोक्रेटिस को। कैसे चुना गया वो आगे एक्सप्लेन किया है। सोक्रेटिस ने एक बार नहीं बल्कि कई बार सीधे एथेनियन गवर्नमेंट से टकराव किया।
अब स्पार्टा के खिलाफ सालों तक चली वॉर में एक बैटल हुई थी आर्गिमिसा। इस वॉर में जीत एथेंस की हुई, लेकिन यहाँ लड़ रहे 8 आर्मी जनरल्स की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने की बजाय उन्हें मौत की सजा दी गई। दरअसल वापस आते वक्त एथेंस आर्मी की तकरीबन 25 शिप्स या तो डूब गई या खराब हो गई और उसमें सवार सभी सैनिक मारे गए। अब इन 8 जनरल में से 2 भाग गए और 6 वापस आए, लेकिन इन 6 पर इल्जाम लगा कि वो अपनी फ्लीट को या कहें सोल्जर्स को बचाने में नाकाम रहे और सोल्जर्स की डेड बॉडी भी नहीं ला सके। अब एथेंस की गवर्निंग काउंसिल में उस वक्त सोक्रेटिस भी मौजूद थे। सोक्रेटिस एक लौते थे जो इन जनरल्स को मौत की सजा देने के खिलाफ थे। सोक्रेटिस का कहना था कि एथेंस के लॉज के मुताबिक इन 6 जनरल्स का ट्रायल अलग अलग होना चाहिए। एक साथ ट्रायल होना एथेंस के कानून के खिलाफ है और इससे इन्हें खुद को डिफेंड करने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन सोक्रेटिस इन्हें बचाने में नाकाम रहे और इन जनरल्स को मौत की सजा हो गई। इस इंसिडेंट के 3 साल बाद फिर एक और इंसिडेंट हुआ। प्लेटो ने अपनी एक राइटिंग 7th लेटर में 30 टायरेंट्स का जिक्र किया है। दरअसल 405 बीसी में पेलोपोनेशियन वॉर टाइम पीरियड के दौरान एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ इगोस्पोटामी। इस वॉर में एथेंस को हार का सामना करना पड़ा। एथेंस के हारने के बाद स्पार्टन ने एथेंस में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने एथेंस के नए लॉज को देखने के लिए 30 लोगों को अपॉइंट किया, जिन्हें 30 टायरेंट्स कहा गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें लीड किया क्रिटियास नाम के इंसान ने, जो सोक्रेटिस का स्टूडेंट रह चुका था। यहाँ पर सोक्रेटिस ने पावर के साथ एक बार फिर सीधे लड़ाई लड़ी। क्रिटियास सोक्रेट की बातों की इंपॉर्टेंस जानता था, इसलिए क्रिटियास ने सबसे पहले सोक्रेटिस पर बैन लगा दिया कि वो 30 साल से कम उम्र के लोगों के साथ कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अब इसके बाद इन 30 लोगों ने अपनी पावर को बनाए रखने के लिए एथेंस के हर उस शख्स को मारने की सजा सुनाई जो इनके खिलाफ जाने की कोशिश करता था। सोर्सेज के मुताबिक इन 30 टायरेंट्स ने एथेन के 1500 लोगों को बिना किसी ट्रायल के मौत की सजा दी। इनको लीड कर रहे सोक्रेटिस के स्टूडेंट क्रिटियास ने एक बार अपने ही टीचर सोक्रेटिस को ऑर्डर दिया कि वो उनको अपोज करने वाले लियोन नाम के जर्नल को अरेस्ट करके उसे मौत की सजा दे। लेकिन सोक्रेटिस ने ये जानते हुए भी मना कर दिया कि उनका ये इनकार खुद उनके मौत की वजह बन सकता है। इससे पहले कि इस काम को ना करने के लिए सोक्रेटिस को सजा मिलती, सत्ता फिर बदल गई और फिर से एथेनियन डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन सोक्रेटिस का क्वेश्चन पूछने का यह तरीका लगातार चलता रहा और पावर में बैठे लोगों से वो लगातार टकराते रहे। नतीजन सोक्रेटिस पर इल्जाम लगे, उन पर केस चला और फिर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। प्लेटो ने सोक्रेटिस के ट्रायल को एपोलॉजी में डिस्क्राइब किया है और ये एपोलॉजी सटायर वे में लिखा गया है, क्योंकि सोक्रेट ने तो कभी माफी नहीं मांगी थी। सोक्रेटिस पर 2 इल्जाम लगे थे। एक, वो एथेंस के देवताओं के खिलाफ बोलते हैं और दूसरा कि वो एथेंस के यंग लोगों को करप्ट कर रहे हैं। पहले इल्जाम की वजह ये थी कि एक तो सोक्रेटिस एथेंस के गॉड को एक्नॉलेज नहीं करते थे, उन्हें मानते नहीं थे। दूसरा, जब उनसे पूछा जाता था कि ये सब बातें उन्हें कहाँ से पता चलती है, तो वो कहते थे कि उनके कंधे पर एक डेमोनियन यानी फरिश्ता बैठा है जो उन्हें सब कुछ बताता है। अब सोक्रेटिस ने इसे सटायर वे में कहा था, लेकिन उन पर इल्जाम लगा कि सोक्रेटिस ने खुद से एक नया गॉड इंट्रोड्यूस किया है, नया भगवान बना दिया है और उस वक्त एथेंस में ग्रीक देवताओं के अलावा किसी और की पूजा करना गैर कानूनी था। इसलिए सोक्रेटिस को ईश निंदा का भी दोषी माना गया। दूसरा इल्जाम था कि सोक्रेटिस एथेंस के यूथ को करप्ट कर रहे हैं, वो उन्हें बेवकूफ़ी से भरी बातें बता रहे हैं, वो उन्हें बेहतर सिटीजन बनने से रोक रहे हैं। अब इन इल्जामों के साथ 399 बीसी में सोक्रेटिस को एथेंस के कोर्ट में पेश किया गया। ट्रायल हुआ और सोक्रेटिस को मुजरिम भी करार दिया गया। सोक्रेटिस का कहना था कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं सिखाया है, उन्होंने तो सिर्फ सवाल पूछा है। अब सवाल पूछना किसी को करप्ट करना कैसे हो सकता है? हालांकि सोक्रेटिस के आर्गुमेंट किसी काम नहीं आए। सोक्रेटिस से कहा गया कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन सोक्रेटिस ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया और कहा कि एथेंस के लोगों को तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने ये सब सवाल किए हैं उनसे। सोक्रेटिस से फिर पूछा गया कि वही बताए उन्हें इसके लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तो इस पर सोक्रेटिस ने मजाक करते हुए कहा कि एथेंस की सरकार को उन्हें उम्र भर फ्री में खाना खिलाना चाहिए। ये जवाब सुनकर शायद जूरी मेंबर्स और फ्रस्ट्रेट हो गए। सोक्रेटिस का ट्रायल तकरीबन 9 से 10 घंटे चला। इस ट्रायल में 2 बार वोटिंग की गई। पहली वोटिंग में पूछा गया कि क्या सोक्रेटिस दोषी हैं, तो इस पर मेजॉरिटी ने माना कि हाँ सोक्रेटिस दोषी हैं। दूसरी बार वोटिंग हुई कि सोक्रेटिस को सज़ा क्या मिलनी चाहिए। इस पर मेजॉरिटी ने कहा कि सोक्रेटिस को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए।
अब सोक्रेटिस का ट्रायल दिखने में तो डेमोक्रेसी लगता है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मोबोक्रेसी है, यानी ज्यादा लोग जो कहते हैं वही करना है। खुद प्लेटो ने भी इस ट्रायल को मोबोक्रेसी कहा है, जो डेमोक्रेसी पर एक कलंक की तरह है। खैर, कहते हैं कि इसी दौरान एथेंस में रिलीजियस फेस्टिवल होने की वजह से सोक्रेटिस की सजा 30 दिन डिले हो गई, यानी 30 दिन बाद उन्हें सजा दी जानी थी। इस बीच सोक्रेटिस के पास भागने का पूरा मौका था। उनके एसोसिएट्स या कहीं स्टूडेंट्स ने उनके भागने का पूरा प्लान बनाया, लेकिन सोक्रेटिस ने मना कर दिया। अब यहाँ पर फिलोसफिकल डिबेट कहती है कि सोक्रेटिस अगर भाग जाते या माफ़ी मांगते तो उनके थॉट्स हमेशा के लिए खो जाते, इसीलिए ना तो वो भागे और ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी। खैर, सोक्रेटिस को तय किए दिन हेमलॉक यानी जहर का प्याला दिया गया। जहर पीने के बाद सोक्रेटिस चहलकदमी करने लगे। थोड़ी देर बाद उनके पैर सुन्न हो गए। फिर जहर ऊपर की तरफ बढ़ा तो सोक्रेटिस वहीं एक जगह पर लेट गए। मरने से पहले सोक्रेटिस के आखिरी वर्ड थे, क्रीटो, मुझ पर एस्क्लेपियस का एक मुर्गा बकाया है, क्या तुम इस उधार को चुका दोगे? इस उधार को उतारना मत भूलना। क्रीटो ने कहा कि हाँ, मैं ये कर दूंगा। इसके बाद क्रीटो ने पूछा कि इसके अलावा कोई और काम है। सोक्रेटिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर उनकी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल सोक्रेटिस ने यह सटायर वे में कहा था। एस्क्लेपियस ग्रीस में बीमारी को ठीक करने वाला देवता यानी मेडिसिन का देवता माना जाता था, और बीमारी ठीक होने पर उसे एक मुर्गे की भेंट दी जाती थी। इसलिए सोक्रेटिस क्रीटो से कह रहे थे कि एस्क्लेपियस ने उन्हें जिंदगी की बीमारी से आज़ाद कर दिया है, तो वो उन्हें एक मुर्गा भेंट कर दे। तो ये था सोक्रेटिस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप सोक्रेटिस की फिलॉसफी से जुड़े किसी और पहलू पर डिटेल में वीडियो चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।